हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में हमारी स्वतंत्रता के बारे में आया है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, कैलाश केवल। देखिए, बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो किस तरीके से मिला गया है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा आप लोगों का। आप लोग पता, मौलिक अधिकार की बात की गई जो पार्ट 3 में की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर के जो 35 तक है, इसके अंदर दे रखा है। और जिसमें लास्ट जिसमें इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता सका हूँ, जिसमें मैंने राइट टू फ्रीडम को, सॉरी, राइट टू इक्वलिटी की बात करी थी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें आप लोगों को बता रखा था समता का अधिकार, किस तरीके से समता का अधिकार दिया जाता है। वो विधि के समक्षमता हो, फिर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध था। फिर 16 था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर 17 था अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जिसको कहा जाता है। फिर आता था आपका उपाधियों का रोक, यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और आज का जो टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के अंदर ये बताया गया। देखिए, आप लोगों को स्वतंत्रता होती है, वो किस तरीके की स्वतंत्रता है, वो किस तरीके से मिली है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो भारत है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आपको 1947 में आप लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी। आप लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी, यानी कि आप लोग क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। फिर दूसरी आप लोगों को आज़ादी मिली थी 26 जैन को, यानी कि आप लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के आधार पर वो 26 जनवरी 1950 को आप लोगों ने उसे लागू कर दिया था। यहाँ पर आप लोग भी स्वतंत्र हो गए थे, किससे, डिसीजन लेने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 में। यहाँ दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। 15 अगस्त 1947, देखिए यहाँ पर 15 अगस्त 1947 की अगर बात करते हैं, यहाँ आप लोग स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि आप लोगों को आज़ादी मिल गई थी। पर यहाँ पर जो आपको आज़ादी मिली थी वो मिली थी आपको फिजिकली आज़ादी, यानी कि फिजिकली रूप से आप आज़ाद हुए थे। परंतु डिसीजन लेने का मतलब, कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जो रूल रेगुलेशन चल रहे थे वो वही चल रहे थे जो ब्रिटिशों के द्वारा चले आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं किया था, और आपका जो संविधान था वो बन के आपका, फिर उसके बाद आप लोगों ने संविधान बनाया था, और आपका संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर जो है वो तैयार हो गया था। और उसके बाद आप लोगों ने इसे 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पर इसको लागू कर दिया था। और यहाँ पर भी आप लोग जो है डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गए थे, यानी कि आप लोग डिसीजन लेने की पावर आ गई थी यहाँ पर। यहाँ पर आप फिजिकली तैयार हो गए, फिर आप फ्री हो गए थे, और यहाँ पर आप लोग मेंटली तैयार हो गए थे, यानी कि मेंटली फ्री हो गए थे। तो अब भारत का जो आप लोग थे, पूरी तरीके से डिसीजन लेने की पावर जो है आप लोग के पास में आ गई थी। अब उसी का अंदर जब संविधान बन गया, तो संविधान के आधार पर आप लोगों को कुछ अधिकार प्रोवाइड करवाए थे, मूल अधिकार। अब मूल अधिकारों में कुछ अधिकार आपको लेके हैं जिसमें कुछ स्वतंत्रता दी गई थी। देखिए, इसको समझ लेते हैं। बात करता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में बात करता है। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ये कहता है कि 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। मतलब आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो 6 अधिकार आते हैं आपके, 6 राइट्स आते हैं जिनकी बात करता है। अब वो 6 राइट्स में कौन कौन से होते हैं आगे हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखिए, मैं तो आपको लोग यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपका पहला दिया गया है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति बोले, यानी कि स्पीच देने का अधिकार है, अपने विचारों को जाहिर करने का अधिकार है। इसके अंदर दूसरा दे रखा है असेंबली, यानी कि आप लोगों को सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा है एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने का अधिकार। चौथा है आपका मूवमेंट, सॉरी, चौथा है आपका एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, और उसके बाद फिर रेजिडेंस, और फिर प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस का ऊपर। तो इस तरीके के ये 6 के 6 जो राइट्स हैं इसके अंदर दिए गए हैं, जिनको प्रोटेक्ट किया गया। आगे हम एक्सप्लेन करके देखेंगे इन्हें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस,
यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके संबंध में अपराधों को उसके व्यक्ति के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि अधिकार के बारे में, उसको अगर अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है। और आप लोगों को मैंने जैसे एक्सप्लेन करा था कि इमरजेंसी के दौरान जब आपकी इमरजेंसी लगती है तो आपके जो इतने भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार होते हैं, वो सभी को निरस्त कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसको जोड़ा गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, इस वाले जो आर्टिकल है इसको जोड़ा गया था, आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब व्यक्ति कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की जाती है उसके संबंध में कुछ संरक्षण है जो उसको प्रोवाइड किए गए। देखिए आर्टिकल 19 समझते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, यानी कि 6 अधिकारों का संरक्षण। अब ये 6 अधिकारों का देखना मतलब आर्टिकल 19, ये जो आर्टिकल 19 है गारंटी प्रोवाइड करता है ऑल सिटीजन्स, वर्ड है यहाँ पर ऑल सिटीजन, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये नागरिकों की बात करता है, ऑल सिटीजन, यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति की यानी किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा है। द 6 राइट डेमोक्रेटिक राइट, ये सारे के सारे जो आपको पता है लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। दीज आर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको अधिकार जो देगा राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इसके अंदर जो बताया गया आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया। जैसे कि हम समझते हैं, आपको पता है कि जो ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को ये सभी के सभी जो अधिकार हैं वो सिटीजन्स को दिए गए, यानी कि केवल नागरिकों के प्राप्त है। और अनुच्छेद उसमें नागरिक शब्द का इसमें मतलब ये है कि जो नागरिक शब्द है इसमें वह सभी स्वतंत्र केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये किसी विदेशों को नहीं है। और इसी प्रकार एक कंपनी भी, मतलब ये कंपनी जो होती है वो कंपनी भी नागरिक नहीं है, मतलब जो इसमें प्रदत्त अधिकारों का वो कोई भी है वो दावा नहीं कर सकती। और नागरिक सबसे केवल मनुष्य मात्र का बोध होता है, किसी कृत्रिम व्यक्ति का नहीं, जैसे कि कंपनी है। अब यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है खड़ा हो जाता है कि बोला ये कंपनी है, इसको इस तरीके का अधिकार है ये, तो उस आधार पर हम उसको अधिकार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये अधिकारों की बात करता है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन, जो कि वो जो केवल मनुष्य मात्र का बोध होता है। अब देखिए ये जो बताता है आर्टिकल, इसमें ये कहता है कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार देगा, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब इसमें देखिए ये कहता है कि जो हमारी स्वतंत्रता है, यानी कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसकी आधारशिला है क्या? वाक और अभिव्यक्ति। और प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार में इस स्वतंत्रता को बड़ा ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना जो जनता के तार्किक और आलोचना जो शक्ति है, जो प्रजातांत्रिक और समूचे संचालन की आवश्यकता विकसित करना संभव नहीं है। जब तक हमारी पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, जब तक सरकार के बारे में कुछ बोलेगी नहीं, अपने विचार नहीं लगेगी, तो उसके आधार पर उनको कुछ भी पता नहीं चल सकता, कुछ भी बता नहीं जा सकता कि किस तरीके से वो कार्य करें। यानी कि अगर इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर अर्थ देखा जाता है तो उसमें ये बताया कि किसमें शब्दों, लेखों और आपके प्रिंटिंग, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को जो है वो व्यक्त करना है। और इसमें जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता में है, किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित जिसमें वह दूसरे तक उन्हें संप्रेषित कर सके, यानी कि दूसरा व्यक्ति है जो उसको समझ सके। अब देखिए किसी भी व्यक्ति से विचार वगैरह लेना कोई गलत बात नहीं है, या उसके विचारों को सुनना कोई गलत बात नहीं है, उसके आधार पर भी उसके विचारों को सुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कुछ चिन्हों का प्रयोग वो कर सकता है। अब इसमें जो अनुच्छेद में जो अभिव्यक्ति वर्ग जो शामिल हुआ है, ये जो अभिव्यक्ति शब्द है इस क्षेत्र को और ज़्यादा बड़ा कर देता है। अब वो बड़ा कैसे करता है कि विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं
वे सारे के सारे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत है। यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसके अंदर जो स्वतंत्रता है वो प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। यानी कि विचारों का स्वतंत्र प्रशासन ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जब तक आप लोग अपने विचारों को खुल के नहीं बताएंगे तो सामने वाले व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता। और ये सारे के सारे जो विचार है वो किसके माध्यम से, समाचार पत्रों के द्वारा या भाषण के द्वारा आप लोगों तक, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो एक हमारा मीनिंग था, वो एक बात थी जिसके अंदर ये निकल के आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हाँ, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि इसके अंदर जानने का अधिकार भी दिया गया था। आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। फिर दूसरा आता है राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा आता है राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। नेक्स्ट आता है राइट टू मूव फ्रीली दो आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको घूमने फिरने का जाने का अधिकार है। और राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी कि किसी भी भारत के किसी भी टेरिटरी में प्रदेश में जाने का। यहाँ पर भी वर्ड देखिए, टेरिटरी वर्ड यूज करा गया है। टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी नहीं है, सिर्फ टेरिटरी, यानी कि इस टेरिटरी के वर्ड के अंदर आपका स्टेट प्लस यूटीज दोनों के दोनों शामिल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को कि यूटी के बाद जाके अगर भारत जो है वो चाइना पर आक्रमण कर दे तो उसको जीत लेता है, तो उसको भी अपने इसी टेरिटरी में शामिल कर सकता है, तो वो भी एक किसका पार्ट हो जाएगा, टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी कि कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार, किसी प्रकार का कारोबार करने का व्यक्ति को अधिकार दिया गया। अब देखिए ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 था उसके अंदर 7 राइट दिए गए, 7 राइट्स दिए गए था, परंतु एट प्रेजेंट हम लोगों ने पढ़े हैं 6। क्यों? क्योंकि द राइट टू एक्वायर, जो राइट टू एक्वायर है यानी कि संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण या बेच देने के अधिकार को जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया होता। और एट प्रेजेंट में जो हमारे पास राइट दिए गए हैं वो 6 राइट दिए गए जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, नॉट ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि इस अधिकारों में केवल जो रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामलों में करता है, ना कि किसी निजी मामलों में। और ये अधिकार केवल नागरिकों को और उसको दिए रखे हैं कि दीज राइट्स कैन बी अवेलेबल ओनली द सिटीजन एंड शेयर होल्डर, ये सिर्फ नागरिकों को और शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें, नॉट टू फॉरनर्स और लीगल पर्सन, किसी भी विदेशी व्यक्ति को या फिर कानूनों लोगों जैसे कंपनियों परिषदों को आदि को नहीं प्रोवाइड करवा रखे हैं। और जो है दो स्टेट है, राज्य है, कैन इम्पोज रीजनेबल, ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल, यानी कि जो राज्य है इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लेखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। अब देखिए इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया था। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति दर्शाने का, मत देने का, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित या छुपे हुए मामलों में किसी में भी ये जो है छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल को सम्मिलित किया है, यानी कि उसके आधार पर उसने इन सारी चीज़ों को इसके अंदर सम्मिलित किया है, यानी कि अपने विचारों को। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था आता आपके एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की, जिसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था कि ये जो अभिव्यक्ति वर्ड है ये इस क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तृत कर देता है, यानी कि व्यापक कर देता है। यानी कि जितने भी जो विचार है व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं, यानी कि विचार व्यक्ति करने के जितने भी माध्यम है वो सारे के सारे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत है, यानी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार जो आपका वर्ड अभिव्यक्ति है, अब देखिए अभिव्यक्ति का मतलब कहते हैं कि इसमें अभिव्यक्ति जो वर्ड है उसमें स्वतंत्रता में किसी के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना
जिसमें सामने वाला लोग है जो उनको समझ सके। अब देखिए यहाँ पर बर्थडे रखा है, चाहे वो माउथ के जरिए है, चाहे वो आपका राइटिंग के जरिए है, प्रिंटिंग के जरिए है, पिक्चरिंग के जरिए है, या किसी अदर मैनर में, कि सामने वाला उन चीज़ों को, उस विचारों को ग्रहण कर सके, समझ सके। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बाग होते हैं जो कि मूक बधिर होते हैं, यानी कि डीफ एंड डम्ब होते हैं, यानी कि बोल नहीं सकते और बहरे भी होते हैं, तो किस आधार पर उनको कुछ चीज़ें इशारों के जरिए वो आपस में बातों को समझ सकते हैं, यानी कि उनको इशारों के आधार पर समझाया जाता है, बताया जाता है। और कई बार आप लोगों ने देखा कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है पढ़ने की एक अलग ही तरीके से होती थी, या तो उनको रेडियो द्वारा उनको सुनाया जाता है, या फिर उनको वो हाथ के जरिए वो उनका डॉट डॉट वाली एक स्लेट वगैरह से होती है जिस पे लिखा होता है, जिसके आधार पर वो लिखते हैं, समझते हैं। तो उस आधार पर यानी कि सामने वाले व्यक्ति को उस आधार पर समझाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो बता रखा है, कुछ वर्ड जो इसके अंदर शामिल कर रखे हैं, जिनको ये कह रखा है कि ये सारे के सारे वर्ड हैं इसमें कि जो आपको स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया उच्चतम न्यायालय ने किस किस को, जैसे कि पहला दे रखा है राइट टू प्रोपोगेट वन व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, यानी कि अपने द्वारा या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, या तो अपने द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। मान लीजिए आप हो, आप कई बार होता है कोई पर्सन बोल नहीं जाता शर्म की वजह से या किसी कारण से नहीं बोला, यानी वो दूसरे व्यक्ति हो जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के आधार पर भी वो सामने वर्डों को बोल सकता है। दूसरा आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता होती है जैसे विचारों का स्वतंत्र जो प्रसारण है, वो स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य है, यानी कि ये जो विचार है वो किसी भाषण या समाचार पत्रों के द्वारा भी जाहिर किए जा सकते हैं। और समाचार पत्रों के द्वारा मतलब लोग बाग जो होते हैं अपनी बात को बहुत जल्दी और कई सारे लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वो आपको पता है एक मीडिया ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके आधार पर कम समय में बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा एट प्रेजेंट में तो आप लोगों को बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट चल रही हैं, जिसमें आपका फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, ये सारे के सारे चीज़ें जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट चल रही हैं, इनके आधार पर आपके विचारों को इधर से उधर, तो अब तो आप लोगों ने देखा होगा कई बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई होती है, कोई काम होता है, तो उसमें तुरंत ही वीडियो तैयार हो जाती है, पब्लिक वीडियो बनाने लगती है और उस आधार पर लोग आगे पर भेजने लगती है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। कोई एक व्यक्ति है अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपना व्यापार बढ़ाने के आधार पर वो भी विज्ञापन कर सकता है, और विज्ञापन करने के आधार पर यह है कि उसको किसी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा, यानी कि वो अपना जो विज्ञापन है वो किसी भी आधार पर अपना बिजनेस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है कि राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप लोग किसी का फ़ोन टैप करना जो है उनके एकांतता के अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, यानी कि उसको जो फ़ोन टैप करा जा रहा है वो उसके अधिकारों के खिलाफ है। देखिए इसके आधार पर एक मामला निकल के आया था जिसमें आपका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था। इसमें एक जो आपके न्यायमूर्ति थे कुलदीप सिंह जी, उन्होंने न्यायालय में निर्णय कहा था कि एकांतता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में सम्मिलित है, यानी कि वो कहता है कि ये जो एकांतता का अधिकार है। अब देखिए टेलीफोन पे बात करना आप लोग एकांतता का अधिकार है, यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा कभी बात करते हो तो छुप के साइड में चले जाते हो, आराम से बात कर लेना, तो ज्यादा यानी कि एकांतता का अधिकार। और वो व्यक्ति कहते थे कि जो न्यायाधीश थे हमारे कि ये जो एकांतता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में देखा गया प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। परंतु उच्चतम न्यायालय जो था उसने इसका जो निर्णय दिया था कि फॉर टेलीफोन जो है टैप करना व्यक्ति के एकांतता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है, और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब एक सार्वजनिक आवाज यानी कि एक सार्वजनिक आपात हो या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। यानी कई बार देखा हो फोन टैपिंग जब भी कर सकता है अगर हमारे देश की सुरक्षा के बारे में बात की जा सकती की जा रही हो या सार्वजनिक आपातकाल के बारे में, तो उसी आधार पर आप लोग कर सकते हो, अन्यथा किसी के फोन टैपिंग आप नहीं कर सकते। और ये जो निर्णय है नागरिकों के अनुच्छेद 21 में गारंटी दिए गए जो एकांतता के अधिकार के जो संरक्षण है उसको प्रदान करने में क्या होता है, ये
सहायक होता है। अब देखिए इसके आधार पर जो हमारी एक भारतीय टेलीफोन एक्ट 1885 की जो धारा है उसमें सरकार को ये अधिकार या विवेक शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें ये कहते हैं उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जैसे कुछ इसमें बात गया है कि टेलीफोन टैप करने का जो आदेश है वो केवल केंद्रीय सरकार के गृह सचिव या फिर राज्य सरकार के गृह सचिव के द्वारा ही जारी किया जाता है, और आदेश की जो कॉपी है 1 सप्ताह के अंदर, मतलब जो इसकी आपकी पुनर्विलोकन की जो समिति है उसको भेजी जानी चाहिए, और आदेश यदि बढ़ाया नहीं जाता तो 2 मास की समाप्ति पर यह जो है प्रवर्तन में नहीं रहेगा, इसको खत्म कर दिया जाए। और प्राधिकारी जो आदेश जारी करता है उसके बीच में संदेश को रोककर पढ़ने या सुनने का भी ब्यौरा रखेगा। और इस प्रकार ये सारी बातों को इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया था, और आदेश जो है वो 2 माह के अंदर इसकी जांच पड़ताल करेगी। ये सारे के सारे अधिकार जो है वो दे रखे थे। नेक्स्ट आता है राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी क्या कहता है कि प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। यानी कि सरकार जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरी तरीके से एक अधिकार नहीं है, और पूरी तरीके से एक अधिकार नहीं है यानी कि वो उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। और यदि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है इसमें जो है सारी की सारी जो खबरें हैं वो सारी की सारी इसमें दिखाई जाती है, जिसके आधार पर ये सारी की सारी बातें बताई जाती हैं। अब देखिए इसके आधार पर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जिसमें देखा है कि राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी और द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार किया जाता है। नेक्स्ट आता है सरकारी गतिविधियों के जानकारी का अधिकार, यानी कि जितनी भी सरकारी गतिविधियां उन्हें उनको जानने का अधिकार है। शांति का अधिकार है। अब देखिए इसमें ये वाला हम समझते हैं कि राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यानी कि जानने का अधिकार। अब आप लोगों को पता है जानने का अधिकार के बात की गई थी, इसको भी आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल किया जाता है। इसमें देखिए भारत सरकार जो भी कार्य कर रही है, यानी कि भारत सरकार के संचालन में जितनी भी सूचनाएं हैं वो कर रही है, उस कार्यों को करने का जो अधिकार है, मतलब उन कार्य को करी जा रही हैं या नहीं करी जा रही है, उन कार्यों के बारे में जानने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है। यानी कि सरकार के संचालन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उन सभी को जानने का अधिकार आता है इसके अंदर। और केवल आपराधिक मामले में जब देश की सुरक्षा अथवा लोक हित में आवश्यक हो तभी उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता। मतलब अगर कुछ चीज़ें जो जैसे देश की सुरक्षा के आधार पर हो या आपके लोक हित में आवश्यक हो, उस आधार पर उनका जो चाहे उनके जो इंफॉर्मेशन वो नहीं दी सकते, अन्य आधार पर उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सकती है। अब देखिए इसमें एक केस आया था, मामला आया था, जिसमें रोमेश थापर और बनाम मद्रास राज्य के आधार पर, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के आधार पर आया था, जिसमें ये बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित है, और उसी आधार पर जो हमारे स्वतंत्रता विचारों के प्रशासन की जो स्वतंत्रता है वो भी उसी के द्वारा निश्चित की जा सकती है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी प्रकाशन की स्वतंत्रता। नहीं समझे, दोबारा समझिए। वो ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता चाहिए उसके परिचालन की स्वतंत्रता, यानी कि जो स्वतंत्रता है उसको जो परिचालन यानी उसको लागू करना है, उसको अपने लाइफ में लाना है, वो उतनी आवश्यक है जितनी उसके प्रकाशन की, यानी कि जितना हम उसका प्रकाशन करते हैं, यानी कि जितना हम उसको बाहर की तरफ लेकर आ सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, उस आधार पर इसको बताया गया है। और इसमें जो लोकहित की अगर बात करते हैं कि जैसे लोकहित के महत्व की बातों को अगर प्रकाशन करते हैं कि करने वालों को जो समाचार पत्रों का है पूर्ण अधिकार होता है उस पर, यानी कि उस पर पूर्ण अवरोध नहीं लगा सकता। अगर नागरिकों को जानने का अधिकार है, अगर नागरिक को जानने का तो उन्हें उनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आप लोगों को पता है नागरिकों को जानने का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार है, और इस पर वर्तमान में खतरे के आधार पर कुछ निर्बंधन भी इसमें लगाए गए हैं। अब देखिए इसी के आधार पर एक और हमारा निकल के आता है, जो वर्ड एक और निकल के आता है जिसमें इसी के साथ आता है सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, आरटीआई। और आपको पता है ये जो आरटीआई आया था सन 2005 में आया था, 2005 अधिनियम के आधार पर इसको
बनाया गया था। और इसी आधार पर इसमें ये कहे गए कि जैसे 5 दिसंबर 2002 को जो हमारी लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार थी उसने सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम है 2002 में पारित किया था, परंतु इस ये जो अधिनियम उसको निरस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर सूचना के अधिकार का अधिनियम बनाया गया। यानी कि पहले कौन सा था, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 पारित कर दिया था। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि मतलब देश के जो नागरिकों को लोक प्राधिकार के पास जितने भी सरकारी कामकाज है, यानी कि जितने भी सरकारी कामकाज है उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। और इस अधिकार की जो ये मांग है वो बहुत टाइम से चली भी आ रही थी, और जिसमें कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सूचना का अधिकार एक अत्यंत आवश्यक अधिकार है। यानी कि इसके अंदर जो प्रत्येक नागरिक है उसको ये पता चलना चाहिए कि उसकी सरकार के अंदर किस तरीके से कार्य हो रहा है, और यानी कि उसमें किस तरीके से कार्य चल रहा है, किस तरीके कार्य नहीं चल रहा है। और आपको पता है कि जो ये कार्य है, यानी कि ब्रिटिश शासन काल से जो हमारे चले आ रहे कानून की दुहाई लेकर के नागरिकों को लोक अधिकारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को गोपनीय बनाकर रखा जाना चाहिए, अगर नहीं रखा जाएगा तो इससे भयंकर स्थिति बने। तो इसके सारे के सारे आधार पर यह है कि उनको सूचना का अधिकार दिया जाए। परंतु कहीं ना कहीं इन्होंने कहा था कि जो हमारे एक पर्सन थे लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो बनाया गया कानून था, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट जिसे कहा जाता था, ऑफिशियल सीक्रेट जिसे कहा जाता था, वो भी इन्हीं में से एक था। यानी कि उनके अनुसार वो ये कहते हैं कि सरकारी दस्तावेज जो थे उनको साधारण जनता से गोपनीय रखने का उद्देश्य देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखना था, किंतु व्यवहार में हर तथ्य को गोपनीयता के रखने में फराक है। वो ये कहते हैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, वो ये कहते हैं कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है वो देश की सुरक्षा के खिलाफ है। और इस आधार पर वो जो बातें हैं उनको बता नहीं पाते, और नागरिकों को जो न केवल अपने मामले में बल्कि जो सार्वजनिक मामलों में उसका भी सच्चाई का जो पता है वो भी नहीं चल पाता था। तो इस तरीके से इसकी एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम ऑफ साइलेंस, शांति का अधिकार। सभी को पता है, सभी कहते हैं शांति का अधिकार दिए, शांति का दान दीजिए, यानी कि शांति का अधिकार है। और शांति का अधिकार का मतलब है आप लोगों को शांति से कोई भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है, चाहे कोई भी सम्मेलन करें वगैरह वगैरह, इसके आधार पर जितना भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, यानी कि किसी भी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यानी कि कोई भी एक अधिकार है उसके पूर्ण प्रतिबंध है जो उसको लगाने का आप लोगों को पूरे अधिकार है, क्योंकि अगर वो किसी भी किसी के पर्सनल लाइफ में राइट टू प्राइवेसी को अगर हनन करता है तो उसके आधार पर आपको लगाने का अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट आता है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि प्रदर्शन और विरोध का अधिकार तो लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार प्रदर्शन करते हैं हम लोग, और प्रदर्शन करने के आधार पर कई बार जैसे कि बहुत ज़्यादा उत्पाद वगैरह मचा देते हैं कई बार, तो मतलब वो कहते हैं कि प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार तो, परंतु लेकिन हड़ताल करने का जो अधिकार है वो नहीं दिया जा सकता। अब देखिए कई बार आप लोगों ने क्या होता है, जैसे भारत में देखते हैं कि भारत में कई बार कोई भी विरोध या प्रदर्शन किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे कुछ टाइम पहले एक वो आया था, SC एक्ट आया था, जिसके आधार पर लोग बागों ने बहुत प्रदर्शन किया था। अब प्रदर्शन के आधार पर जो इन्होंने बताया था कि ये कहते थे कि प्रदर्शन करना है और उस आधार पर किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाना है, परंतु ये लोग जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाते थे। प्रदर्शन करने के सरकार को नीचा गिराने के लिए क्या लोग क्या करते थे कि जैसे झंडों का उपयोग करते थे, झंडे जला देते थे। हमारे भारत के अंदर इस तरीके में झंडे को जलाने का या नीचे पैरों तले को चलने का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु बाहर अगर अमेरिका में देखते हैं तो ये स्थिति जो है वो बिल्कुल उलट है। यानी कि वहाँ पर सरकार के प्रदर्शन यानी कि सरकार के जो विरोध में प्रदर्शन वगैरह करने वाले व्यक्ति हैं वो झंडे वगैरह को जला भी देते हैं, यानी कि उनके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। परंतु भारत के अंदर ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पैरों तले झंडे को दबाता है या उसको जलाने की कोशिश वगैरह भी करता है तो उसके आधार पर उसके खिलाफ जो कार्यवाही की जा सकती है। तो यानी कि अब जो प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है परंतु हड़ताल का अधिकार जो वो शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है कि ये कहता है कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन द ग्राउंड्स ऑफ
ये कहता है इसके आधार पर जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो दी गई उसके आधार पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। यानी कि अगर इन तरीके के जो वो हैं हनन होता है, किसी गलत तरीके से कार्य किया जाता तो उनके आधार पर वो उनका जो है वो जो हनन कर सकता है, उनका जो क्या कहते हैं इसे मतलब जो प्रतिबंध लगा सकता है। अगर गलत तरीके से इनका अगर यूज करता है तो उसके आधार पर भी गलत तरीके से उनके आधार पर जो है वो प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए प्रतिबंध लगाने का मतलब एक जैसे हम यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हड़ताल और करने का यानी कि प्रदर्शन करने का संरक्षण तो प्रदान किया गया है, परंतु हड़ताल का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया। और जो हड़ताल वाला केस था वो एक एक्चुअली उस समय मेरे याद भी नहीं रहा कि एक केस आया था जिसमें कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार वाला एक मामला आया था जिसके आधार पर धरना और प्रदर्शन की बात की गई। अब देखिए इसमें जो कहा गया कि इसमें कुछ प्रबंधन ले गया है निर्बंधन के आधार पर बताया गया है। यानी कि निर्बंधन के आधार पर बताया गया है कि इसमें राज्य के सुरक्षा यानी कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संप्रभुता एकता एवं संप्रभुता, राज्य की दूसरा सुरक्षा, तीसरा विदेशी राज्यों से मित्र व संबंध, चौथा सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में सम्मिलित, ये सारे के सारे इनके आधार पर जो है वो नागरिकों के जो नागरिकों के जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इन पर निर्बंधन जो है वो लगाई जा सकती है, यानी कि इनके आधार पर रोक लगाई जा सकती है। अब इसमें देखिए राज्य की सुरक्षा के आधार पर ये बात करता है कि जैसे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, यानी कि इसकी जो भारत की एकता और संप्रभुता है इसको किसी प्रकार से ठीक नहीं पहुंचेगी, यानी कि बंधुता और भाईचारे के आधार पर किसी आधार पर इसमें कोई भी लड़ाई वगैरह लड़ाई दंगे वगैरह नहीं होंगे। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की सुरक्षा बात करते हैं। और आपको पता है भारत के अंदर जो राज्य की सुरक्षा है वो एक सर्वोपरि है, यानी कि राज्य की सुरक्षा के हित में नागरिकों के जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और इसमें भी केस उठ के आया था, आप लोगों ने देखा होगा, रोमेश थापर बना मद्रास राज्य वाला। मतलब उसमें ये प्रश्न यह था कि क्या ऐसे कार्य जिनसे लोग हमारी व्यवस्था है जो वो भंग होती है और देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकते हैं, यानी कि प्रत्येक जो लोग ऐसा राज्य सुरक्षा खतरा पहुंचाने वाली ऐसी नहीं होती, तो इसके आधार पर हम जो है राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर अगर बात करते तो उसके आधार पर हम उसको रोक लगा सकते हैं। फिर दूसरा फ्रेंड रिलेशन फॉरेन स्टेट यानी विदेशी राज्यों का मैत्रीपूर्ण संबंध, इसका तक संविधान का प्रवर्तन संशोधन अधिनियम जो था 1951 उसके द्वारा अनुच्छेद 19(2) में यह जोड़ा गया था। और उसके आधार पर संसद में बहस के दौरान इस विधेयक के आधार पर बड़ी आलोचना भी की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि इसका क्षेत्र जो बहुत बड़ा विस्तृत है, इसका प्रयोग सरकार के विदेशी नीतियों की उचित आलोचना के विरुद्ध भी किया जा सकता है। परंतु ये सारी की सारी बात सुनने के आधार पर जो मतलब सरकार की ओर से जो ये आश्वासन दिया गया है कि ये जो उपबंध है इसका जो इस प्रकार प्रयोग करने का आशय नहीं है, मतलब इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो अंतर्निहित उद्देश्य है केवल अपलेख और मान हानि के क्षेत्र को विस्तृत करता है या किसी व्यक्ति को ऐसे मिथ्या झूठी अफवाहें फैलाने से रोकता है जिससे किसी विदेशी राज्य के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को आघात पहुंचे। यानी कि ये जो वर्ड है वो संसार के किसी भी संविधान में इस प्रकार का उपबंध नहीं है, किंतु प्रत्येक देश की साधारण विधि में इस प्रकार के उपबंध जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और आपको बताया भारत का जो संविधान है वो उपबंध निश्चित ही बहुत ही बड़ा है। आगे देखिए पब्लिक ऑर्डर वगैरह है, जैसे लोक व्यवस्था के आधार पर हैं ये सारे के सारे, इसमें इसका भी केस यही आया था जिसको 1951 के आधार पर इसे जोड़ा गया था। और लोक व्यवस्था जो है वो एक विस्तृत अर्थ वाली प्रणाली यानी कि उस शांति व्यवस्था है जिसके अंदर राजनीतिक समाज के सदस्यों के बीच या फिर सरकार द्वारा कोई भी आंतरिक विनियम चलते हैं उनके बीच में एक विद्यमान है, यानी कि जिससे समाज में अशांति या क्षोभ उत्पन्न होता है और लोक व्यवस्था के विरुद्ध उत्पन्न होती है। ये सारी की सारी बातें इसमें अंदर शामिल की गई थी। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब है सभा और जो सम्मेलन है उनका स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन संगठित करने का अधिकार है। और इसके अंदर जो शामिल किया गया है जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अपना सभा या सम्मेलन कर रहा है और सभा या सम्मेलन करने का अधिकार उसे शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि बिना हथियार के करता है। इसमें
आपके सार्वजनिक सम्मेलन, सभा, जुलूस, अधिकार का अधिकार वगैरह है, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कि ये जो अधिकार है वो प्रजातांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसका स्वाभाविक परिणाम है। यानी कि अगर इसको अगर देखा जाए तो ये जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं वाक और अभिव्यक्ति का ही एक अंग है। जब तक सभा करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि जब तक सभा करने का अधिकार नहीं होगा तब तक लोग बाग जो है व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि सभा लगाई जाएगी, सभा में बोलना तो पड़ेगा, या तो ऐसा तो नहीं है कि जाओ स्टेज पे चुप खड़े हो जाओ एक दूसरे को देखते रहो बस। तो उसी आधार पर, इसके आधार पर इसमें भी कहीं ना कहीं बोला जाएगा, और बोला अगर जाता है तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये उसका भी एक अंग है। और यह सभा, यह तब तक सभा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक व्यक्ति को अपना आदान प्रदान करने का अवसर नहीं होगा। और इंग्लैंड में भी ये जो अधिकार है वाक स्वतंत्रता का ही अंग माना गया है। और इस प्रकार जो अन्य अधिकार वाकई इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें यह है कि ये जो सम्मेलन करने का अधिकार व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत ढंग, यानी कि सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। और इस अधिकार में देखिए यहाँ पर भी दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ स्ट्राइक, यानी कि यह अधिकार भी जो है वो हड़ताल करने का अधिकार नहीं देते, यानी हड़ताल करने का अधिकार में शामिल नहीं हो सकता। और इस आधार पर यानी कि जो राज्य संगठित होता है उस आधार पर अगर देखा जाए तो दो आधारों पर प्रतिबंध लगता है, यानी कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, यानी कि भारत की एकता और अखंडता और सार्वजनिक आदेश। और दूसरा इसमें सार्वजनिक जो आदेश है उसे सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, यानी कि किसी भी आधार पर आप यातायात नियंत्रण वाला जो है उसको भी बाधित नहीं कर सकेंगे, मतलब उसमें किसी प्रकार का बाधित वो सारा का सारा नहीं होगा। अब देखिए ये कहता है कि अंडर सेक्शन 144, यानी कि सेक्शन 144 के आधार पर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 के अंतर्गत एक जो न्यायाधीश है किसी संगठित बैठक को, यानी कि किसी व्यवधान के खतरे के तहत उसको रोक सकता है। और इसे रोकने का जो आधार है वो मानव जीवन के लिए खतरा, उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए, सामाजिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी हो सकता है। और इसी आधार पर जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, भारतीय अंडर सेक्शन 141 जो है उसका इंडियन पेनल कोड के आधार पर इसमें 5 मोर मेंबर्स, यानी कि 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। यानी कि अगर 5 या 5 से अधिक लोग चल रहे हैं तो उसका जो संगठन है वो गैर कानूनी हो जाए। आप लोगों देखते हो कई बार धारा 441 लगाई जाती है जिसके आधार पर बताया गया है कि 3 या 4 लोग हैं उनको घूमने का अधिकार नहीं दिया जाता है, कई बार जब दंगे वगैरह भड़क जाते हैं। तो इसमें जो भारतीय दंड संहिता जो दे रखी है इसमें कानून प्रक्रिया दे रखा है, इसमें रखा है जैसे कि किसी कानून प्रक्रिया को अवरोध हो, यानी कि टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। दूसरा देखा था फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, यानी कि कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करना है। तीसरा किसी आपराधिक कार्य की चर्चा नहीं करनी है, टू कमिट एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल। नेक्स्ट कहता है किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव नहीं बनाना है, यानी कि टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट। और लास्ट आता है कि सरकार या उसके कर्मचारी को उनकी विधायी शक्तियों का प्रयोग हो तो धमकाना। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये कहता है कि यानी कि जो सरकार है उसके आधार पर जो सरकार है किसी भी आपराधिक बल का प्रयोग धमकी देकर या किसी भी सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार की धमकी देना जो गलत होगा, यानी कि अधिकार को धमकी देकर वो उनसे किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए कि तौर पर एग्जांपल के तौर पर एक बात करते हैं, जैसे एक सभा इकट्ठे होने के बाद एक अवैध रूप धारण कर सकती है, यानी कि मान लीजिए एक सभा इकट्ठी हो रही है, कुछ बातचीत कर रहे हैं और कब पता वो जो एक सभा है वो अवैध रूप धारण कर ले। यदि वह हिंसात्मक रूप से धारण कर लेती है या लोक व्यवस्था के भंग होने की उसमें आशंका होती है तो उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 129 के तहत उस सभा को जो भंग करने का आदेश जो है वो दिया जा सकता है। और यदि लोक शांति भंग होने की आशंका हो और ये लगे कि सभा को भंग होने के लिए आदेश की अवज्ञा करने पर जो है सभा अवैध हो जाती है, तो इस प्रकार जो इसकी प्रक्रिया की जो धारा है 107 के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है जिसमें
शांति भंग किए जाने की आवश्यकता होती है। और आपको पता है धारा 144 के अंतर्गत, धारा 144 के अंदर किसी भी अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी सभा सम्मेलन करने या जुलूस निकालने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आधार पर लोग कहीं ना कहीं 3 या 4 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होगा, और जो अगर ग्रुप रहते हैं वो सामान्य जनता के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी प्रकार की उनको क्षति पहुंचाने के आधार पर उन लोगों की कहीं ना कहीं ये मंशा होती है। तो उस आधार पर इनको कार्य करने से वो क्या करता है? मना करता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि संघ या संगम बनाने का, संगम या संघ बनाने का अधिकार। अब संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया रखा है, यानी कि सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सभी नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समितियां जो है वो गठित करने का अधिकार दिया गया है। और इस अधिकार के अंदर शामिल है जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, यानी कि किसी भी और कोई भी फर्म वगैरह है जो इसके अंदर इसको बनाने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए इसके आधार पर जब इनको अधिकार दिया गया है तो ये न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार वरन उनमें नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। और इसके अधिकार जब ये संगम या संघ बनते हैं उसमें शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक अधिकार भी जो हमारे वो शामिल होते हैं। अब देखिए ये कहता है, इस पे भी कहीं, इस पे भी आप लोग ध्यान देंगे, इस पे भी हम लोगों ने जो निर्बंधन की बात की गई, यानी कि इसके आधार पर भी हमने युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर भी अगर कहीं ना कहीं उसके भारत की संप्रभुता, अखंडता को अगर किसी प्रकार से ठेस पहुंचती है या सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के आधार पर पहुंचती है। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को संघ या संस्था बनाने का अधिकार दिया गया और उसमें उसके आधार पर लोक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी जो है वो प्रदान की गई है। और संघ या संस्था बनाने के अधिकार में प्रबंधन का अधिकार भी सीमित है, यानी कि उसके आड़ में कहीं ऐसा ना हो संघ या बना रहा है या संगम बना रहा है उसके आधार पर वो उसके आड़ में कहीं ना कहीं वो गलत कार्य करने के लिए कार्य कर रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा इसमें केस आया था उठ के जिसमें दमयंती बनाम भारत संघ मामला था, और उस मामले में सन 1962 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम हुआ था जिसको एक वैधता को चुनौती दी गई थी, यानी कि इसमें जो पर्सन थी, जो लेडीज थी, वो संघ की एक सदस्य थी और उसके आधार पर संघ के संविधान में परिवर्तन के परिणाम मूल सदस्यों को, जिन्होंने संघ को स्थापित किया था उन सदस्यों के साथ कार्य करना पड़ा जिनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि जब कार्य किया था तो उसके आधार पर उन्होंने कार्य करा और उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज उत्पन्न हो गई थी जिसके आधार पर उसको सभा को जो है वो भंग करना पड़ा था, यानी कि उसको हटाना पड़ा था। और निर्बंधन के आधार पर अगर देखते हैं तो निर्बंधन के आधार पर भी यही कहता है कि उसमें जो उच्चतम न्यायालय ने जो कहे कि उसमें बात तो कर सकता है, वो किसी प्रकार का संगम बना सकता है, परंतु इसमें हड़ताल करने का या तालाबंदी करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया सकता। और हड़ताल के अधिकार को कहीं ना कहीं उपयुक्त जो औद्योगिक कानून के तहत कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आबाद संचरण की स्वतंत्रता। और आबाद संचरण की स्वतंत्रता यह है यानी कि प्रत्येक नागरिक है वो देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का उसको अधिकार दिया गया, यानी कि एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में वो कहीं भी इधर से उधर भटक सकता है, इधर से उधर जा सकता है, घूम फिर सकता है, उस पर किसी प्रकार से कोई रोक टोक और नहीं लगाई जाएगी। यानी कि यह जो अधिकार है भारत सभी नागरिकों के लिए एक है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि उसकी सोच को संकीर्ण करना है। अब देखिए इसके आधार पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, इसके आधार पर 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, 2 प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं। यानी कि ये कहता है कि पहला आम लोगों का हित यानी कि जनरल पब्लिक, और दूसरा कहता है कि कहीं अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का हित यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइबर, यानी कि दोनों। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जनजातीय क्षेत्रों के बाहर लोगों के प्रवेश को या उनकी संस्कृति को, भाषा, रिवाज या जनजातीय प्रावधानों के तहत इसको प्रबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण ना हो सके, यानी कि उनका शोषण वो अपने आधार पर उन लोगों का जो है वो प्रतिबंध कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ताकि सामने वाला कोई व्यक्ति है उसका किसी प्रकार से शोषण ना करे।
और शोषण नहीं करने के आधार पर है, शोषण ना करे, यानी कि उसका कहीं ना कहीं ये बचाव किया जा रहा है। अब देखिए इसमें ये कहता है कि जो भारत का जो नागरिक है वो भारत का जो समस्त क्षेत्र है वो नागरिक लोग इकाई के रूप में अगर देखा जाता है कि वो सदृश है, यानी कि कहीं भी आने जाने का उसको अधिकार दिया गया है। इसमें एक मामला आया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसमें ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या का था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह दिया है कि इस पे आधार पर जैसे एक केस उठ के आया था, वो वैश्या वाला केस था, जिसमें कहते हैं कि वैश्या को एक विशेष स्थान से हटाना, बहिष्कृत करना या उसके भ्रमण के अधिकार पर निर्बंधन लगाना सामान्य जनता के हित में है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अगर निर्बंध ना लगाया जाएगा, इस पर रोक नहीं लगाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि ये जो कहता है कि इस प्रकार का जो कानून है वो कार्यपालिक अधिकारियों को मनमानी शक्ति तो प्रदान नहीं की जा सकती, परंतु उदाहरण के लिए जैसे ऐसे कानून जो खतरनाक चरित्र वाले व्यक्तियों को किसी विशेष क्षेत्र से बहिष्कृत करने का आदेश का उपबंध करता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय है जो उसने भी इस अवैध घोषित कर दिया था इस न्यायालय, क्योंकि वो कार्यपालिक अधिकारियों को मनमानी शक्ति प्रदान करता था। और इस अधिनियम में कोई भी जो परिभाषा नहीं की, यानी कि वो ये कहते थे कि खतरनाक चरित्र वाले व्यक्ति कौन है, ऐसी दशा में कोई भी खतरनाक चरित्र वाला है या नहीं, इसका निर्णय अधिकारियों पर है। और इसमें जो दिखाया गया था, इसमें जो निर्णय निकला था मध्य प्रदेश राज्य और बलदेव का जो निर्णय निकला था उसके आधार पर इसमें बताया गया है। यानी कि ये कहते हैं कि इसमें भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें जो आदिम जनजातियों को सुरक्षित करना है, यानी कि जो अधिकतर असम प्रांत में रहती है, या इन जातियों को उनकी विशेष भाषा, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, यानी कि उनके आधार पर उनका संरक्षण करना है। अब देखिए इसमें एक आशंका नजर आती है कि जो बाहरी लोगों के साथ अत्यधिक मेलजोल का इन जातियों के ऊपर अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि इस उद्देश्य से क्षेत्र में आने जाने के लिए पूर्व अनुमति जो है प्राप्त करना क्या है, आवश्यक होगा। यानी कहीं ना कहीं इनके अधिकारों की भी बात करी गई है। अब देखिए इसमें जैसे बताया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जैसे कि आप लोगों को बता दी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये है कि उनको घूमने फिरने से मना करना है, उनको रोकने पर निर्बंध लगा दे, और लोक व्यवस्था के लिए और पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं। अच्छा, द बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स। यानी कोई एक व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके संचरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। और द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशन, यानी कि दो तरीके का डायमेंशन है इसमें, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल आता है। इंटरनल डायमेंशन के अंदर आता है राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, यानी कि जो व्यक्ति है देश में निर्बाध संचरण की ओर बढ़ावा देते हैं, देश के अंदर कहीं भी घूम सकता है। और एक्सटर्नल में कहता है कि राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री और राइट टू कम बैक टू द कंट्री, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसको देश के बाहर घूमने का अधिकार है और देश में वापस आने का भी उसको अधिकार दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 19 जो है प्रोटेस्ट ओनली फर्स्ट डायमेंशन, यानी कि भारत जो अनुच्छेद 19 है मात्र पहले भाग की रक्षा करता है और दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 में डालता है। क्यों? क्योंकि 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति को कहीं भी रहने बसने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस यानी कि निवास का अधिकार। एवरी सिटीजन, सिटीजन की बात कर रहा है, ये चीज़ें ध्यान रख के चलना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग एग्जामिनर आप लोग को इसी तरीके से बोल जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि बोथ सिटीजन एंड पर्सन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आप लोग क्या लगाओगे, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि पर्सन को अधिकार नहीं देता है, वो किसको अधिकार देता है? ओनली ऑन सिटीजन को। तो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है वो कंट्री के किसी भी प्रदेश में जाके बस सकता है, रह सकता है। और ये जो राइट है वो दो प्रकार से देखा जाता है, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि टेम्परेरीली, और राइट टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि परमानेंटली। किसका मतलब किसी भी जगह पर वो अस्थायी रूप से रह सकता है या देश के किसी समय व्यवस्थित होने का अधिकार है, यानी कि वहाँ पर घर बनाना या स्थायी रूप से
बसना। अब देखिए, दिस प्रमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेड, यानी कि ये जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर या कहीं जाने और आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। और इसके आधार पर अगर देखते हैं कि जो हमारा जो कोर्ट है, यानी कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल एक्शन और एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट टू ग्राउंड्स, कि दो आधारों पर इसको रोकता है। और दो आधारों पर रोकने का मतलब ये है कि घूमने फिरते हुए, जैसे आपको पता है कि कुछ लोग हैं उनके घूमने फिरने पर रोक तो लगा दी गई थी, और परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जैसे घूमने फिरने पर रोक जो लगा दी गई थी वेश्यावृत्ति और पेशेवर अपराधी के आधार पर उनकी जो रोक लगा दी गई, यानी कि उनका जो निवास का अधिकार है, तो घूमने का जो अधिकार है कुछ विस्तार भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो देखे जाते हैं वो एक दूसरे के पूरक के आधार पर देखे जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो राज्य है वो ये अधिकार दो प्रतिबंध हैं, दो आधारों पर प्रतिबंधों पर आधारों पर लगा सकता है, जबकि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये वो निर्बंधन लगाता है जो उचित प्रबंधन है, कि विशेष रूप से इंटरेस्ट और जनरल पब्लिक, यानी कि विशेष रूप से आम लोगों के हित में। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के हित में। और कहीं ना कहीं जनजातियों की बात करते हैं कि राइट ऑफ आउटसाइडर रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी संस्कृति और भाषा के या रिवाज के आधार पर बाहर के जो लोग हैं उनका प्रवेश जो प्रतिबंधित किया जा सकता है, या देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और के बचाव के लिए या अपने नियम कानून या रिवाज है उनको बचाने के आधार पर वो कार्य कर सकते हैं, यानी कि उनको जो अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सिटीजन्स आर गिवन टू राइट टू प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी घूमने फिरने का तो अधिकार दिया गया है, यानी कि अपनी व्यापार और आजीविका कमाने का भी उसको अधिकार दिया गया है। वो ये कहता है कि इट कवर्स ऑल द मीन ऑफ अर्निंग वन लाइवलीहुड, यानी कि अधिकार जो है वो अपने जीवन को अपने जीवन निर्वहन के हेतु यानी कि आय से संबंधित है, और वो अपने उसके लिए बिजनेस कहीं भी कर सकता है। यानी कि राज्य जो सार्वजनिक हित के संबंध में अगर युक्त जो प्रतिबंध लगा सकता है, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा सकता है, एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट जनरल पब्लिक, यानी कि लोकहित के मामले में लगा सकता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यापार करने का जो अधिकार है, व्यापार को बंद कर देने का अधिकार भी शामिल है, यानी कि व्यापार करने के अधिकार में अगर वो व्यापार करता है तो ये नहीं है कि व्यापार करना उसको नुकसान हो रहा था, वो सॉरी कि व्यापार करने का जो अधिकार है उसमें ये नहीं है कि उसको घाटा हो रहा है तो वो व्यापार बंद नहीं कर सकता, वो व्यापार को चालू नहीं, यानी कि उसको व्यापार को बंद करने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि राज्य जो किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और किंतु अन्य अधिकारों के बाद व्यापार को बंद करने का अधिकार भी एक जो है आत्यंतिक यानी कि एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। और सार्वजनिक हित के लिए इसे निर्बंधन विनियमित और नियंत्रित भी किया जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार बंद करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। वो मानता है कि व्यापार प्रारंभ करने का जो अधिकार बंद करने के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी व्यापार प्रारंभ कर दिया और उसे बंद करने का अत्यंत अधिकार नहीं होता तो सार्वजनिक हित के आधार पर दे तो उस व्यापार को बंद करने से जो है वो रोका जा सकता है, यानी कि उसको कहा जा सकता है कि आप लोग इस तरीके से इस व्यापार को दोबारा से बंद नहीं कर सकते। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक मामला आया था, जिसमें मामले तो खैर दो तीन आए थे, जिसमें मेन था आपका एक महेंद्रा कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला था, और एक था के राजेंद्र बनाम तमिलनाडु मामला था, तो जिसके आधार पर ये बताया गया था। अब देखिए, इसमें युक्त प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें वही वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति है प्रिस्क्राइब प्रोफेशन ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस, यानी किसी भी पेशे या व्यवसाय के लिए कोई भी पेशे या तकनीकी योग्यता वाला व्यक्ति उसको जरूरी ठहरा सकता है बिजनेस करने के लिए, यानी कि कैरी ऑन इटसेल्फ बाय एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस एजुकेशन,
यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको कहीं भी अपने व्यापार को, व्यवसाय को या सेवा को आंशिक रूप से जारी करने का या ले जाने का उसको अधिकार जो है वो दिया हुआ है। यहाँ कहता है कि द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, यानी कि जो राज्य है उसको रिक्वायर नहीं है उसको जस्टिफाई कर, उसकी जो मोनोपोली है उसको जस्टिफाई करने का कोई भी अधिकार है वो नहीं दिया गया, यानी कोई ज़रूरत नहीं। और राइट्स डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरेबल एंड ट्रैफिक इन वुमेन और चिल्ड्रन या फिर और डेंजर हार्मफुल ड्रग्स। वो ये कहता है कि ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि हमारे कहते हैं कि अनैतिक कहलाए जाते हैं, जैसे कि महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक विस्फोटकों आदि का व्यवसाय, क्योंकि राज्य जो इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। भले ही इसके संचालन के लिए आप लोगों ने जो लाइसेंस है उसके भले ही उसकी मान्यता क्यों ना कर दी हो, क्योंकि महिलाओं को और बच्चों को इस तरीके के कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20। ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए यहाँ पर अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि अनुच्छेद जो 20 है वो किसी भी व्यक्ति को दोषी या अभिव्यक्त हो सकता है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी हो, चाहे कोई परिषद हो, उसके अंदर कानून है उसके विरुद्ध मामले अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि उसको अपने तरीके से देता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए इसके अंदर 3 प्रोविजन दे रखे हैं, इन 3 प्रोविजन को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि पहला बात करता है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फ्रॉम वायलेंस ऑफ अ लॉ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा यदि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध करने के रूप में आरोपित हो उसको शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि उससे अधिक, दूसरा कहता है कि सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, यानी कि उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा और जो उसे अपराध के लिए समय प्रवृत्ति करने के लिए आरोपित किया जा रहा हो। और दूसरा कहता है कि दोहरी क्षति नहीं, यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, जैसे कि नो डबल जीरो पर नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी अमिताभ बच्चन की जिसमें वो एक पर्सन का मर्डर कर देता है, कहता है जज साहब आपने मेरे को इस व्यक्ति का मर्डर करने के लिए पहले ही सजा दी जा चुकी है और आज मैंने इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो आप एक ही सजा के लिए मेरे को आप एक ही मतलब एक ही अपराध के लिए मुझे एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते हैं। तीसरा कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि जो ये है कि इसमें ये कहता है कि व्यक्ति जो है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी, यानी कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑन एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लीट टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर उस पर बाध्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उस पर बाध्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर वापस ही केस लग सकता है। और ये कहता है कि दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज नॉट ऑन द सिविल लॉज और टैक्स लॉज, यानी कि ये जो कहता है कि ये सारे के सारे जो जितने भी मामले हैं वो एक तरीके से कानूनी अपराध मामले हैं, सिविल या कानूनी कर कानूनों में हैं और केवल आपराधिक कानूनों में ही हैं। तो ये सारे के सारे अगर इनको बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये कहता है कि जो जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्व व्यापी रूप में लाया जा सकता है, यानी कि लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर इन मामलों के बचने की अगर गुहार भी लगाता है, यानी कि मान लीजिए जो व्यवस्था है अपराध दोष की या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानून पर प्रभावी रहता है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर यह चीज है जो नहीं की जा सकती।
it are not available in the proceeding before departmental administrative authority or they are not judicial nature, जिसमें ये बात की गई है। फिर कहता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री, यानी कि वो ये कहता है कि इसमें दोहरी क्षति के विरुद्ध सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या उसमें न्यायाधिकरण में ही ये मामला है जो उठा सकता है, यानी कि स्वयं के खिलाफ कार्रवाई देने के मामले में वो मौखिक या प्रलेखीय जो साक्ष्य हैं दोनों में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इट डज नॉट एक्सटेंड टू, यानी कि इसको जो विस्तारित नहीं किया जा सकता भौतिक विषयों पर कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है कंपल्सन ऑफ गिव थंब इम्प्रेशन स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेन, यानी कि अंगूठे के निशान हस्ताक्षर या रक्त की जांच के निर्भरता के आधार पर। तीसरा क्या है किसी भी इकाई के प्रदर्शनी की अनिवार्यता, यानी कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, यानी कि अपना जो शरीर उसके आधार पर उसका एग्जीबिशन ना करने के आधार पर किया जाता है। यानी कि ये कहता है इसका जो विस्तार है वो केवल आपराधिक सुनवाइयों पर भी हो सकता है, ना कि आपराधिक प्रकृति का आपराधिक प्रवृत्ति में किया गया हो। और आपको पता है इसके आधार पर जो हमारा केस उठ के आता है, मामला उठ के आता है कि दोहरे संरक्षण से जो उसमें आता है, इसमें दोहरे संरक्षण वाली जो हमने बात करी थी उसमें आर्टिकल 22 यानी कि आर्टिकल 20(2) में आ रहा था। और उसमें एक केस भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, केदारनाथ बनाम वेस्ट बंगाल राज्य के मामले में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी एक व्यक्ति था उसने सन 1947 में अपराध किया था और उस अपराध के लिए उसको कार्रवाई से दंड दोनों दिए गए थे, परंतु सन 1949 में संशोधन करने के उस दंड को बढ़ा दिया गया था। परंतु 1947 में जो अपराध करने के लिए जो दंड दिया गया था उसे उसी के आधार पर सजा मिलेगी, यानी कि ये नहीं कि 1949 में उसमें कोई बदलाव कर दिया गया तो मान ली उसको 5 साल की सजा और जब कर दी गई 7 साल की सजा तो उसको 5 साल की सजा ही रहेगी, 7 साल की सजा उसे नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके बारे में आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी के लिए, जब इमरजेंसी वगैरह लगती है उसके आधार पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता के से विधि द्वारा किसी भी प्रकार विधि द्वारा मतलब स्थापित प्रक्रिया के आधार पर उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसमें जो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें सभी अधिकारों में ये श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुच्छेद 21 इस अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द राइट अवेलेबल इज बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ये क्वेश्चन देखिए, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि नागरिक और गैर नागरिकों के लिए दोनों के लिए शामिल हो रहा है। और गोपालन वाला केस था 1950 में जिससे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी थी आप लोगों को, और आप लोगों को पता है ये वाला जो मैं फंडामेंटल राइट्स के जो केसेस करवाए थे, मैंने आप लोग केसेस बताए थे, उसमें मैं इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। इसमें कि जो प्रोटेक्शन दी जाती है आर्टिकल 21 के तहत इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिसमें आर्बिट्री एग्जीक्यूशन एक्शन और जो आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के बारे में बात कर रहा था, यानी कि ये कह रहा था कहीं ना कहीं कि जो हमारा गोपालन मामला था इसमें सिर्फ मनमानी कार्य प्रक्रिया का विद्युत सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के आधार पर। और इसमें जो राज्य है वो प्राण है दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अनुच्छेद 21 है उसमें बात की गई है प्रोसीजर established by law and article 21 and which is different from the expression due process of law contained in American Constitution। ये कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, यानी कि अमेरिका के संविधान में जो अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है, क्योंकि इस तरीके जो कानून की वैधता होती है उस पर उसकी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसकी अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न को तो नहीं उठाया जा सकता, परंतु इसकी स्वतंत्रता के आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए पर्सनल लिबर्टी यानी कि एक पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसकी व्यक्ति की जो शारीरिक और निजी स्वतंत्रता है उसके आधार पर बात करती है। और फिर उसके बाद मेनका गांधी वाला के मेनका केस था जो सॉरी ये 12 है, ये गलत लिख दिया गया है, यानी कि मेनका जो केस था 1978 का, उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया था, यानी कि जजमेंट में गोपालन केस में
और यानी कि जो गोपालन वाली केस थी उसको ओवरलूड इसको बिल्कुल ही उलट दिया गया था। इसमें कहा गया था कि इट रूल दैट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ प्रोवाइड द प्रोसीजर प्रोक्राइब द लॉ इज रीजनेबल फेयर एंड जस्ट। यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत में केवल मनमानी कार्य जो है कार्यकारी क्रिया पर उपलब्ध नहीं है, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के आधार पर भी उपलब्ध है। और इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था पूरे अच्छे तरीके से, आप लोग वहाँ देखिएगा। और उसके आधार पर फिर राइट टू लाइफ की बात कहते हैं आर्टिकल 21 के तहत, जिसके अंदर ही हमारी ये सारी की सारी आर्टिकल 21 में ये बातें लिखी गई, जिसके राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। और दूसरा स्वच्छ वातावरण पर्यावरण का यानी कि फ्री फ्रेश वाटर के पीने का अधिकार है। हैजार्डियस इंडस्ट्रीज है। फिर आज का राइट टू लिवलीहुड है यानी कि जीवन रक्षा का अधिकार है। फिर राइट टू प्राइवेट निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, शेल्टर का, राइट टू हेल्थ है। ये सारे के सारे जो अधिकार है वो इसके आधार पर इन अधिकारों की बात की देखिए। इनको सभी अधिकारों का आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा जिसमें बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 21A। आपको पता है आर्टिकल 21A जो है आर्टिकल 21A जो है वो आर्टिकल 21 के बाद जोड़ा गया था। और इसमें आर्टिकल 21A में आपको पता है जो स्टेट है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सभी बच्चों को जिनकी एज 6 साल से लेकर के 14 साल तक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार की बात करता है। और ये प्रोविज़न जो है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से क्या कहते हैं इसे अनिवार्य कर दिया गया था। और जो कि एक फंडामेंटल राइट्स में नॉट हायर और प्रोफेशनल स्टडीज़, यानी कि जो हायर और प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए ही कर दिया गया। और इस प्रोविज़न को जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि इससे मोस्टली कई बार क्वेश्चन जो है वो आता है। यानी कि वो ये कहता है कि राज्य जो है वो एक ऐसी नीति का निर्माण करेगा, ऐसी नीति का जिसके विधि बनाकर कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यानी कि इसका जो एम था वो कहता था कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए है। अब देखिए इसमें जो अनुच्छेद 21 वाला केस था, अनुच्छेद 21 वाला जो केस था उसमें आप लोगों को पता है कि विधायक और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जो उसमें संरक्षण प्राप्त किया गया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 21 वाले। इसमें देखिए बिफोर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से पहले जो था उसमें कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45, यानी कि बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में जो प्रोविज़न था वो आर्टिकल 45 में भी दे रखा है पार्ट 4 में। यानी कि डीपीएसपी में जो हमारे डीपीएसपी हैं 36 से लेकर 51 तक जो आते हैं, डीपीएसपी में भी इसके बारे में बता रखा है कि जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यानी कि इसको कोर्ट द्वारा जो है वो एनफोर्सेबल यानी कानून प्रावधान की व्यवस्था है, यानी कि इसको न्यायालय द्वारा जो है वो क्या कहते हैं कि जो है वो जरूर नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है ना। अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, यानी कि जो संशोधन है अनुच्छेद 45 के सिद्धांतों को बदलता रहता है और इसके आधार पर जिसको आगे पढ़ा जा सकता है कि द स्टेट shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years, यानी कि सभी राज्यों में जो है बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा और अधिकार देने का जो है वो उपबंध करेगा, यानी कि उनको प्रोवाइड करवाएगा। और इट आल्सो एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आर्टिकल 51 ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A के अंदर भी शामिल किया गया है कि प्रत्येक इट शैल बी ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक जो नागरिक है उसका यह कर्तव्य होना चाहिए टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, यानी कि उसका भी कर्तव्य कि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, यानी कि शिक्षा प्रदान करता है 6 साल से 14 साल के बच्चे के। और उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको फंडामेंटल राइट्स के अधिकार के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया था और प्राइमरी एजुकेशन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल
21। और कहीं ना कहीं इसको अनुच्छेद किसके अंदर, स्वयं जीवन जीने के अधिकार में प्राथमिक अधिकार को जो मूल अधिकार के रूप में इसको जोड़ दिया गया था। अब देखिए इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 221 के इस अनुसरण में जो है संसद जो है उसने ये कहा गया था कि राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था, पास किया गया था, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया था। इसमें और ये अधिकार दिया गया था कि हैज़ टू राइट टू प्रोवाइड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन टू सेटिस्फैक्टरी एजुकेबिलिटी इन द फॉर्मल स्कूल, यानी कि सभी स्कूलों में 14 साल की आयु तक के प्रत्येक बच्चों को किसी भी मतलब संतोषजनक और उचित गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। और वो किसी भी औपचारिक स्कूल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अनिवार्य परिपाटी और मानकों का पालन किया जाता हो। यानी कि इस आधार पर, इसके आधार पर हम एजुकेशन को काफ़ी हद तक जो है वो हम बढ़ावा दे सकते थे। अब देखिए इसमें जो राइट टू एजुकेशन वाला जो केस दिया है, इसमें हम इसके आधार पर देश को और ज़्यादा मतलब क्या जाएगा शिक्षित कर सकते हैं, जिसका शिक्षित करने के आधार पर इसमें अगर बातें करी जाएंगी, शिक्षित करने के आधार पर कि राज्य में जो एजुकेशन को बढ़ावा दे करके हम उन लोगों को और ज़्यादा बढ़, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार जो है ये आपको पता है एक मूलभूत अधिकार है, मूलभूत मानव अधिकार है। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के सरकार की जो सफलता है वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षक होने पर निर्भर करती है। और इसी कारण से हम भी ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक शिक्षित जो नागरिक होता है वो स्वयं को तो विकसित करता है, साथ ही साथ अपने देश के भी विकास को आगे बढ़ाने में योगदान करता है। यानी कि शिक्षा ही एक व्यक्ति के मानव की गरिमा प्रदान करता है। और हमारे देश में देखा जाए तो एक अशिक्षित व्यक्ति जो है, हमारे देश की बात करते हैं, एक जो अशिक्षित व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पता है और वो एक किसके पशु के समान है। यानी कि हम देते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो सर्वविद है, किंतु हमारे संविधान में निर्माता थे उन्होंने सभी बालकों को शिक्षा देने का जो कर्तव्य है वो संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसमें डाल दिया गया था, जिसमें जिसमें अभी बताया गया था कि 45वां आर्टिकल 45 में 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा का जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए सब जब ये हुआ था इसमें केस आया था कि एक यूनिकृष्णन मामला था, उसमें आया था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर लिया और इस बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं आया और सभी ओर से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने के बजाय मांग उठा दी गई और सरकार ने 86वें संशोधन 2000 था इसको एक मूल अधिकार बना दिया गया था। सॉरी, देखिए शिक्षा के अधिकार के आधार पर आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है शिक्षा के अधिकार की तो बात करी जाती है, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें तो कहीं ना कहीं एक मजदूरी के आधार पर मतलब मजदूरी वाली जो प्रक्रिया है वो भी भारत में कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मजदूर वाली नहीं कि छोटे छोटे बच्चों से काम ज़्यादा करवाए, उनको एजुकेशन नहीं मिले। कुछ पेरेंट्स वगैरह होते हैं कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए घर से सुबह सुबह भेज देते हैं इसलिए, तो वहाँ पर जो देखा हमारे देश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। जबकि सभी को कह रखा है कि छोटे बच्चों को एजुकेशन देने का अधिकार है, वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो एक बाउंडेशन में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि बंदीकरण या निरोध के विरुद्ध जो है संवैधानिक संरक्षण है उसके बारे में बात करता है। देखिए आर्टिकल 22 बात करता है, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आर्टिकल 21 के बारे में देखेंगे कि आर्टिकल 21 जो ये कहता था वो ये कहता है कि किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में तो वो कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की वो बात कर रहा था, उसमें किसी प्रकार को वंचित नहीं किया जा सकता। और जो ऐसा कानून है जो इस विधि प्रकार के अनुसार किया जा सकता है। और उसमें जो गोपालन वाला केस आया था उसमें निर्धारित कहता है कि विधानमंडल को विधि निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता है और यह विधि पारित करने की जो प्रक्रिया है उसको विहित कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता को अगर छीना भी जाता है तो उसका जो अनुच्छेद 32 में इन प्रख्यात्मक शब्दों को
विहित करता है, यानी कि जो इसका अनुच्छेद 22 में शर्तें आती हैं उनको एक प्रकार से उसमें निहित करता है। अब देखिए ये कहता है कि जो अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21 का पूरक है, यानी कि अनुच्छेद जो 22 है अनुच्छेद 21 का पूरक है और दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 22 अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह अनुच्छेद 22 के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 21 में जो जारी की गई है युक्त प्रक्रियाएं, जो उचित प्रक्रिया है, उन्हीं कसौटी पर जाना गया है। यानी कि मेनका गांधी के मामले में गोपालन के विनिश्चय को उलट कर दिया गया और यह निर्णय दिया गया कि विधि और प्रक्रिया युक्तियुक्त, उचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। और इस प्रकार में आधार पर देखे थे कि डिटेंशन कहता है, टू टाइप्स के डिटेंशन कहता है। पहला कहता है पुनिटिव और दूसरी कहता है प्रिवेंटिव, यानी कि पहला कहता है कि सामान्य दंड विधि के अधीन और दूसरा कहता है निवारक निरोध विधि के अधीन। अब देखिए इसमें जो बात करता है ये कहता है कि पुनिटिव डिटेंशन है, जो पहली है पुनिटिव डिटेंशन, वो क्या कहता है, इसके आधार पर जो ये है कि अनुच्छेद जो 22 का पहला भाग है ये कहता है कि उसे साधन कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, यानी कि और साधन कानून के आधार पर हिरासत में लिया गया है, और जिसमें ये बताया गया कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है। और दूसरा कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मींस डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, यानी कि उसको बिना किसी बात के, यानी कि अगर कहता है कि बिना किसी दंडाधिकारी के आधार पर उसको क्या है जो पकड़ लिया गया है, तो ये दोनों बातों को इसके अंदर जो है वो शामिल करता है। यानी कि एक जो है हिरासत है वो दंड विषय कठोर है और निवारक, और दूसरी जो है एक व्यक्ति को दंड तो देती है जिसने अधिकार स्वीकार कर लिया है, और दूसरे निवारक के साथ वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत जो है उसको दोषी ठहराया जाए। यानी कि इन दोनों का जो उद्देश्य है किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना करके भविष्य में ऐसे अपराध को ना करने की चेतावनी देना है जिसका उसमें केवल निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर रहता है। और इसके आधार पर जो आर्टिकल 22 है उसमें दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट डील विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि पहला जो करता है एक साधारण कानून के मामले से संबंधित है, और दूसरा कहता है जो सेकंड पार्ट है डील्स विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अब देखिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, जो पहला पार्ट है 22 का पहला पार्ट है, वो ये कहता है जिसे साधारण कानून के तहत बताया गया था, वो ये कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का, यानी कि उसको जो गिरफ्तार करा जा रहा है उसको शीघ्र उसके कारणों का बताना पड़ेगा कि किस कारण के आधार पर उसको गिरफ्तार करा जा रहा है। और दूसरा है कि राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल पर्सन, यानी कि अपनी रुचि के वकील से, यानी कि उसे जो उसके अपनी रुचि का जो वकील है उस व्यक्ति से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि वो व्यक्ति अपने बचाव के आधार पर अपने वकील से अपने पर्सनल किसी व्यक्ति से बात कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, यानी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का उसको अधिकार दिया गया है, यानी कि जब से गिरफ्तारी होगी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फॉर द डिटेंशन, यानी कि 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसको निरोध से स्वतंत्रता दी जाएगी। और इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल्ड करता है कि द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन और एलियन। वो ये कहता है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार जो पहला भाग है इसका गिरफ्तारी और निरोध का, उसमें न्यायालय के आदेश के अंदर गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी या विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। ये सारी इसमें एग्जामिशन में दी गई हैं। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति या कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकता है। दूसरा कहता है द सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि यह जो है उन लोगों व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिनको दंड विषय कानून के अंदर गिरफ्तार
किया गया है। और यह सुरक्षा जो है नागरिक और विदेशी दोनों के आधार पर शामिल हो सकते हैं, यानी कि दोनों के आधार पर शामिल किए जाने के आधार पर इसको शामिल किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें बात करता है किसकी, जिसमें कहता है कि द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी एक्सीड 3 months unless the invited is a board report sufficient case for extended detention। ये कहता है कि जो व्यक्ति की हिरासत है उसमें वो 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, और अगर जब वो बढ़ा करता है तो सरकार बोर्ड जो इस बारे में उचित कारण बताए, और बोर्ड में जो उच्च न्यायालयों के इसमें न्यायाधीश वगैरह उचित कारण ना बताए, और उसमें जो बोर्ड के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वही उसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट कहता है कि द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, यानी कि निरोध का जो आधार है वो संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए, और जिसके आधार पर वो सार्वजनिक जो हितों के विरुद्ध में इसका बताना आवश्यक नहीं है। और तीसरा कहता है कि द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेबल एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, यानी कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह विरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे, और उस आधार पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 पार्लियामेंट टू ऑथराइज टू प्रिस्क्राइब, और संसद को भी यह बताने के अधिकार दिए गए हैं कि किन किस परिस्थितियों के आधार पर या किन वर्गों के मामलों के आधार पर व्यक्ति जो है वो निवारक निरोध का उल्लंघन करने के लिए 30 माह से अधिक की अवधि के लिए अधिकार बोर्ड की जो राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जा सकता। और उसी के आधार पर जो है वो 44वें संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1978 द्वारा, उसमें इस निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय से 3 माह से हटा कर कितना कर दिया गया है, उसको 2 माह कर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कि 3 यानी कि 3 माह से हटाकर 2 माह कर दिया गया था। और यह व्यवस्था जो कि अभी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि निरोध की जो मूल अवधि है वो भी 3 महीने ही कर दी गई है। और इसी आधार पर जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को डिवाइड कराया गया था लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर। लेजिस्लेटिव विद रिगार्ड टू द प्रिवेंटेड डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेटर, यानी संसद और स्टेट लेजिस्लेटिव विधानमंडल के आधार पर इसको पारित किया गया था। और उसमें ये बताया गया कि पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट है संसद के पास है जो निवारक निरोध सकती है, उसमें रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा के संबंध में कुछ विशेष अधिकार उसको दिए गए हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा संबंधित। और दूसरा कहता है कि द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव, संसद और जो राज्य विधानमंडल है दोनों को ही अपनी वस्तुओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने का, सार्वजनिक करने, व्यवस्था को बनाए रखने का, राज्य की सुरक्षा आदि के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरीके से ये बताया गया, जैसे प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 में बनाया गया था, परंतु 1969 में ये एक्सपायर कर दिया गया था। फिर आपका मीसा बनाया गया था 1971 में, जिसको 1978 में ख़त्म कर दिया गया था। फिर आपका कोए पोसा बनाया गया था, जिसको आपका विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने की बात करी गई थी जिसमें, और ये 1974 में बनाया गया था। फिर आपका नासा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया गया था। फिर ये आधार पर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेंटेनेंस सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, यानी कि चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु के प्रदाय का अधिनियम 1980 में बनाया गया था। फिर आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप के अंदर टाड़ा वगैरह 1985 में बनाया गया था, जैसे कई जो आतंकवादी लोग वगैरह होते हैं उनको ऊपर लगा दिया था टाड़ा पोटा वगैरह, जैसे सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो वो लगा दिया था कि उनको किसी भी शहर में आने से उस पर रोक लग जाती थी कि वो शहर में एंटर नहीं कर सकता था, परंतु उसको रिपील कर गया था 1995 में उसको समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके आधार पर फिर नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, यानी कि औषधि और मन प्रभावी मादक जो पदार्थ थे, मन प्रभावी पदार्थ थे, उनके व्यापार पर लगा 1988 में बनाया गया था, जिसको पिटनी डीपीएस से कहा जा सकता। फिर उसके बाद पोटा लगाया गया था 2002 में, जिसको 2004 में रिपील कर दिया गया था। इसके आधार पर जो नो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक देश नहीं है जो भारत के समान संविधान के अंतिम भाग में आंतरिक निरोध और निर्वाधन समय जो कानून की पूरी व्यवस्थाओं को करता है, यहाँ तक कि अमेरिका में तो है ही नहीं, यानी कि इट इज़ अननोन इन यूएसए, और इट वाज रिस्टोर्ड इन ब्रिटेन ओनली ड्रैगिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम, और जो कि ब्रिटेन में से इसके दोबारा जब रखा गया था जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, परंतु इंडिया में
इन एक्सटेंडेड प्रिवेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और भारत में जो ब्रिटिश शासनकाल के समय में यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन 1818, यानी कि बंगाल राष्ट्र जो कैदी विधेयक था 1818, और भारत की संपूर्ण अधिनियम 1941 में निरोध व्यक्ति की जो थी, निरोध की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसके आधार पर इसको दोबारा से लागू नहीं लाया गया था। यानी कि अवैध गिरफ्तारी के विरोध में ये सारे के सारे जो संरक्षण थे वो सभी को शामिल किया गया था। अब देखिए इसमें कुछ केसेस वगैरह भी आए थे, जैसे कि आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 वाला हुआ तो 3 माह से 2 माह कर दिया गया था उसको। फिर आपका जो टाडा वाली केस जो आया था, टाडा वाले केस में जो इसमें जो 2 पर्सन के बीच में उठा था, ये हितेंद्र विष्णु ठाकुर और महाराष्ट्र के बीच में उठा था, जिसमें ये उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि पुलिस 6 माह से 1 माह के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है तो विशेष न्यायालय को आतंकवादी या विध्वंसक गति जो अपराधक अधिनियम में 1987 में टाडा को अभियुक्त अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित नहीं कर सकता था। तो उसके आधार पर कई चीज़ें थी जिनके आधार पर इनको बताया गया था, और इन टाडा है, पोटा है, इनके आधार पर इन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद नई चीज़ों को लाया गया था। बाकी फिर आप लोगों से मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।